दीपमाला की शादी के तीसरे दिन ही उसकी सास रोहिणी बाथरूम में गिर गई, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कमर से नीचे तक पूरा प्लास्टर चढ़ा होने के कारण उन्हें कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट कह दिया गया। इतना सुनते ही सभी मेहमान जल्दी से जल्दी घर से जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि सबसे पहले राजीव की बहन ने जाने की तैयारी करी। राजीव ने बहन की बहुत मिन्नत, दीदी आप तो रुक जाइए, मम्मी की ऐसी स्थिति में आप ही चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। दीपमाला को अभी कुछ पता नहीं है, अभी उसके पग फेरे की रस्म भी नहीं हुई है। मैं कैसे रुक सकती? वैसे तो मैं रिसेप्शन तक रुक जाती, लेकिन अब रिसेप्शन तो होगा नहीं, इसलिए रुकने से क्या फायदा। अब मम्मी की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, तुम लोग खुद समझ लो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। राजीव ने शादी में आई बुआ, मौसी, मामी सबसे रुकने को कहा, लेकिन कोई भी एक दिन के लिए भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। राजीव बहुत परेशान हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दीपमाला ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी बात की चिंता मत करो। मम्मी जी के दिन भर के कामों के लिए हम एक मेड रख लेंगे जो उनके सारे काम कर दिया करेगी। लेकिन एक मेड के भरोसे मम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? राजीव चिंतित स्वर में बोला। तो दीपमाला ने एक आसान सा तरीका सुझाया। मम्मी जी को अकेले छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं और तुम बारी बारी से छुट्टी लेकर मम्मी जी के साथ रहेंगे, अपने अपने ऑफिस में बात कर लेंगे, तो कुछ दिन घर से भी काम कर लिया करेंगे। और तुम्हारे पगफेरे की रस्म का क्या होगा? राजीव को दीपमाला की भी चिंता हुई। कोई भी रस्म व्यक्ति से बड़ी नहीं होती। पगफेरे की रस्म मम्मी के ठीक होने के बाद हो जाएगी। नई नवेली पत्नी की इस बात ने राजीव को मुग्ध कर दिया। दीपमाला ने ही राजीव से कहा, हम दोनों ने शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी उसे ऐसे ही घर में बैठकर बर्बाद मत कीजिए। आप कल से ऑफिस चले जाइए, मैं घर और मम्मी जी को मैं देख लूंगी। दीपमाला के कामों में कुशलता की कमी जरूर थी, लेकिन प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं थी। वो अधिक से अधिक रोहिणी जी के पास बैठकर उनका मन बहलाने का प्रयत्न करती और उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। लेकिन जब भी कोई रोहिणी से मिलने आता तो वो कहती, आजकल की लड़कियां तो सेवा करना तो जानती ही नहीं है। मेरे ही घर में देखो, सेवा न करनी पड़े इसलिए मेड रख दी गई। अभी मेरी बेटी आ जाए तो घर भी अच्छी तरह संभाल लेगी और मेरी देखभाल भी कर लेगी। मैंने कई बार कहा भी, लेकिन राजीव हर बार मेरी बात टाल देता है। कहता है कि बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी संभालने दो, आपके लिए हम दोनों पर्याप्त हैं। उसे क्या पता कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। दीपमाला को सुनकर बहुत बुरा लगता और दुख भी बहुत होता, लेकिन उसने ये बात राजीव को बिल्कुल नहीं बताई, क्योंकि अभी वो इस घर के लोगों या राजीव के विषय में अधिक नहीं जानती थी। हो सकता है कि राजीव उसे ही गलत समझ ले। साथ ही वो इस सच्चाई से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित थी कि बहू चाहे कितना भी कर ले, वो बेटी नहीं बन सकती। वो चुपचाप अपना कर्तव्य करती रही। 15 दिन बाद राजीव ने उससे कहा, दीपमाला तुम सुबह सिर्फ नाश्ता बना दिया करना। मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन 15 दिन तक घर से काम करने की इजाजत मिल गई है। अब 15 दिन मैं माँ की सेवा करूंगा। इतने दिन के लिए तुम ऑफिस जा सकती हो। दूसरे दिन से दीपमाला ऑफिस जाने लगी। एक हफ्ते बाद दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेड ने दरवाजा खोला तो मोहल्ले की कमलेश आंटी थी। रोहिणी को ये तो मालूम था कि राजीव घर में है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वो हेडफोन लगाकर काम करता है, इसलिए उनकी और कमलेश की बातें सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो निश्चित होकर आपस में बातें करने लगी। उन्हें पता नहीं था कि राजीव इस समय खाना खा रहा है और उसे इन दोनों की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि इस बुरे समय में जब सबने उनकी सेवा से इनकार कर दिया, तब एक नई नवेली बहू ने पूरा घर संभाल कर उनकी सेवा की है। यहाँ तक कि पगफेरे के लिए भी नहीं गई। उस दीपमाला के लिए मम्मी कह रही है, अरे सास की तकलीफ बहुओं को कैसे समझ में आ सकती है। बेटी होती तो उसे प्यार होता, यहाँ तो दिखावे के लिए उल्टा सीधा करके बला टाल दी जाती है। मैंने कहा भी कि मेरी बिटिया को बुला दो,
वो सब कर लेगी, लेकिन जानती तो हो कि शादी के बाद माँ की बात सुनी ही नहीं जाती है। जब तुम इतनी तकलीफ में हो तो खुद फोन करके बिटिया या अपनी बहन को बुला लो। पता नहीं कि मेरे फोन में क्या हो गया है, किसी भी रिश्तेदार का फोन लगता ही नहीं। जाने कितनी बार राजीव और बहू से ठीक कराने को कह चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर मेरा फोन खराब कर दिया है, ताकि मैं किसी से बात न कर सकूं। तो अब ज्यादा मत सोचो, जैसे तैसे अपने दिन काट लो। राजीव को कुछ पता नहीं था। उसने मेड को बुलाकर पूछा तो उसने बता दिया कि रोहिणी जी हर आने जाने वाले से दीपमाला के सामने ऐसी बातें करती हैं। ये सब सुनने के बाद राजीव का काम में मन नहीं लगा। इसका मतलब दीपमाला को सब पता है। उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब इतना सब करने के बाद भी उसे ये सब सुनना पड़ता होगा। एक निश्चय करके राजीव कमलेश आंटी के जाने के बाद रोहिणी जी के पास आकर बैठ गया। माँ, आप दीदी को बुलाना चाहती हो ना? मैं अभी आपके सामने ही फोन करता हूँ। फोन का स्पीकर खुला रहेगा, आप सिर्फ चुपचाप सुनती रहना। राजीव ने अपनी बहन को फोन किया और फोन उठाते ही उधर से बहन ने कहा, राजीव, मम्मी मुझे बार बार फोन करके परेशान करती हैं, इसीलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ की समस्या तुम लोगों की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीदी, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं, कुछ दिन के लिए आकर उन्हें देख तो जाइए। मुझे आकर गुलामी नहीं करनी है। मैं मायके आती हूँ तो सिर्फ आराम करने के लिए। अगर वहां आकर मुझे ही काम करना पड़े तो मैं अपने घर में ही ठीक। कहकर उसने बिना राजीव की बात सुने फोन काट दिया। राजीव ने रोहिणी की ओर देखा और कहा, मम्मी सुन लिया ना कि आपकी अपनी बेटी क्या कह रही है? इस तरह आपका फोन नंबर मामी, मौसी, बुआ सबने ब्लॉक कर दिया है। अगर विश्वास ना हो तो सबको फोन करके आपको सच्चाई सुनवा दूं। आपको दुख ना हो इसलिए मैंने और दीपमाला ने आपको कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि आपकी बहन और भाभी भी रुकने को तैयार नहीं हुई थी। दीपमाला ने शहर से आपकी सेवा की, लेकिन उसका फल आपने ऐसा दिया उसे। सच ही कहा गया है, बहू चाहे कितना भी कर ले वो बेटी नहीं बन सकती। कहकर राजीव तो उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन हतप्रभ बैठी रोहिणी समझ गई कि उन्होंने अपनी मूर्खता से अपने बेटे के मन में ऐसी गांठ डाल दी है जिसे वो कुछ भी कर ले आसानी से मिटा पाना संभव नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।